नमस्कार आप सभी लोगों का। और आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं एक बहुत ही खास पर्पस के लिए। वो है कि जहाँ एक साथ साहित्यकार मिल बैठते हैं तो कुछ अलग ही रंगमंच तैयार हो जाता है। हम आदी नहीं हैं कैमरा के या स्टेज के, हम तो कुछ ऐसे फनकार हैं जो पागल रहते हैं अपने रस में, और जब मौका मिल जाता है तो साथ मिल बैठ करके छेड़ देते हैं कुछ सुरताल अपने रहस्यमय साहित्यकारों का। तो यहाँ पर आज हम सब एकत्रित हुए हैं और सबसे खास बात इस एकत्रित होने की ये है कि आज हमारे साथ बहुत ही खास लोग हैं जिन्होंने साहित्य को कहीं और ही स्तर पर ले जाने में पूरा प्रयास किया है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे आदरणीय सीताराम गुप्ता सर का, और मैं उनसे ये चाहूंगी कि ये तो जो हमारा सम्मेलन है उसी में हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन हमारी जनता को आप अपने बारे में बताते हुए अपनी कुछ रचनाएं बताएं और हम सभी को गौरवान्वित करें। स्वागत है सर जी। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। अपने बारे में बहुत कुछ क्या बताऊं, बाकी है थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास करता हूं, जो देखता हूं अनुभव में आता है उसको शब्दों का रूप दे देता हूं। बाकी थोड़ा बहुत काव्य में भी प्रयास करता हूं और मुख्य रूप से गद्य में मेरा प्रयास रहता है। लेकिन फिर भी आपके 2 काव्य संग्रह भी हैं, एक है एक आने वाले हैं। जी। तो कविताएं कभी कभार लिख लेता हूँ, तो कुछ कविताएं मैं आपको आज सुना देता हूँ। आप देखिए, हो सकता है आप पसंद करें। पसंद करें। और मुझे अपनी कोई कविता याद नहीं है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। एक छोटी सी कविता है, शीर्षक है रामलीला। रामलीला होती तो है हर साल, कहाँ होता है फिर भी रावण दहन। रामलीला होती तो है हर साल, कहाँ होता है फिर भी रावण दहन। जलता है तो बेचारा निरीह घास फूस का अंबार, या फिर उगलता है आग बारूद। छुपा सूखे तिनकों की ओट में रावण लीला ही होती है हर बार। पद मर्दित नहीं होता कभी रावण का अहंकार। कुचली जाती है तो बस अगली रावण लीला के खौफ से खतराई। मेरे सीने पर उग आई जलती सुलगती सिसकती, बदरंग सूखे तिनकों में तब्दील होती जर्द जर्द सी नाजुक दूब। क्या बात है, वाह, बहुत सोचा, बहुत। ये मुर्गी वाला था। आज मुर्गियाँ आज भी अंडे देती हैं। मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं। चलिए वो वह सुनाता हूँ मैं आपको। मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं जी। रोज मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं, उसी रफ्तार से पावन नवरात्रों की वेला में। लोग लीन हैं पूजा अर्चना में, आराधना में नव दुर्गाओं की। सुसज्जित शल्य चिकित्सा कक्षों में व्यस्त हैं उपवासे डॉक्टर, देवियों के मादा भ्रूण निकालने में। भूखे प्यासे संवाददाता व्यस्त हैं बलात्कार की खबरें जमा करने में, कुछ खबरों से बलात्कार करने में। फिर भी मुर्गियां दे रही हैं अंडे उसी रफ्तार से। रोज मोटे मोटे गोल गोल भूरे सफेद अंडे। नहीं जानती मूर्ख मुर्गियां कि वर्जित है इन दिनों, वर्जित है अन्न तक, पाप है अंडे छूना भी इन दिनों। बहुत अच्छा सर। ये जो प्रतीकात्मकता है आपके कविता की, वही मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। कविता है, शीर्षक है इन्ना लिल्लाही। स्वागत है सर। ये एक कुरान की एक आयत है जो किसी मृतक की उसमें पढ़ते हैं। किसी की मृत्यु हो जाए या जब हम समाचार सुनते हैं तो ये पढ़ते हैं। इन्ना लिल्लाही। अत्याचारी को, कातिल को फांसी पर चढ़ाओ न चढ़ाओ, शोषक को एक भद्दी सी गाली दो न दो, पीड़ित के लिए शब्द कुछ सहानुभूति के कहो न कहो, तमाशबीनों की भीड़ को आग्नेय नेत्रों से घूरो न घूरो, तटस्थ दृष्टा तमाशबीनों के लिए, लेकिन नपुंसकता के श्राप से उनकी मुक्ति के लिए
अवश्य कहो 2 शब्द प्रार्थना के, जर्जर शरीरों में मृत आत्माओं के लिए अवश्य कहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊना। बहुत अच्छे से ये समय की जो समाज की जो विद्रूपताएं हैं, जो समस्या है, उसको बड़े ही छोटे और सटीक तरह से आपकी कविताएं कहती हैं सर। एक कविता है विवशता। जी सर। यदि आता मुझे तो चुरा लेता धरती के सारे पौधे फूलों के, और बांट देता खुशबू सारी धरती को बराबर बराबर। रंगों से सराबोर कर देता, यदि सिखाया गया होता मुझे तो चुरा लेता धरती की सारी ग्रंथावलियां, और जमा कर लेता अपने गिरदोपेश, या ग्रहण कर लेता अंतर में अपने, और हो जाता प्रकाशित अंधकार से व्याप्त धरती का कोना कोना, हर जर्रा बन जाता सोना। लेकिन शायद आया नहीं बांटना मुझको, इसीलिए तो कर नहीं पाया हूँ संग्रह, खुशबुओं का रंगों का हो नहीं पाया है संचय, प्रकाश का दीप्ति का चुरा नहीं पाया कुछ, सीख नहीं पाया कुछ। बहुत जी और सुनाऊं एक तो। एक और स्वागत है सर। इस संग्रह का नाम है मेटामॉर्फोसिस, और इसी नाम से एक कविता है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, देखिएगा। मेटामॉर्फोसिस। सरसों तो अब भी फूलती है हमारे आसपास, सरसों तो अब भी फूलती है हमारे आसपास, कहीं ना कहीं, लेकिन पीलापन उसका हो चुका है अदृश्य आंखों के लिए हमारी, क्योंकि बिछी है एक परत मोटी सी अपारदर्शी, पीले पीले गुच्छों पर सरसों के फूलों के परत, जो घुल नहीं पाती है ओस की बूंदों में, बारिश से जो घुल नहीं पाती है, अथवा जमी है आंखों की पुतलियों पर हमारी ही अदृश्य एक परत। फैलती होगी जरूर लेकिन पहुंच नहीं पाती हम तक, तैलाक्त गंध भी उसकी जज्ब कर लेती है उसे अपने में, क्योंकि एक और तैलाक्त गंध हम तक पहुंचने से पहले ही गंध पेट्रोल की या फिर नथुने ही हमारे हो चुके हैं बेहिस, अथवा अभ्यस्त कृत्रिम गंध के केवल, जिसे होते हुए भी देख नहीं पाती हैं आंखें, अपरिचित हो गई है गंध नथनों के लिए हमारे। श्रवणेंद्रियां ही हमारी तब कर सकेंगी ग्रहण कैसे स्वर फूलों के चटकने के, और त्वचा कोमलता पंखुड़ियों की, तथा जिह्वा आस्वाद मधुरिम मकरंद का। और तुम्हारी पग ध्वनि की आहट भी कैसे पा सकूंगा मैं, कैसे होगा आभास आगमन का तुम्हारी गंध के अनुभव के अभाव में, तुम्हारे रसीले अधरों का आस्वादन कैसे कर पाऊंगा, कैसे महसूस कर सकूंगा स्निग्धता बदन की तुम्हारे चेहरे की कोमलता व कमनीयता, इन कठोर उंगलियों की संवेदना शून्य हो चुकी त्वचा से। ये आपकी कविता मनोरंजन के लिए नहीं है, कुछ सोचने के लिए भी बस करती हैं। वो कहते हैं ना, जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि। और सबसे खास बात, सर ने विज्ञान और जो मतलब उसको रचना को जोड़ दिया है। मेटामॉर्फोसिस एक साइंस स्टूडेंट की तरह से मुझे पता है, और मैं बहुत अचंभित हूँ कि सर ने उसे इतनी खूबसूरती से बताया है कि एक जो हमारी प्रकृति है, जो उससे हमारा संबंध है, और उसे ही हम खराब कर रहे हैं अपने ही कर्मों से, उसकी तरफ बेरुखी करके, और उसके कारण हम प्रकृति से जो बिछुड़ते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही खास कविता थी मेरे लिए, एज ए साइंस स्टूडेंट मेरे लिए फेस्ट था ये। हाँ, मैं भी पहली बार ऐसी कोई कविता संग्रह देखी, तभी सर को स्पेशल रिक्वेस्ट की थी। चलिए, कविता का शीर्षक है रोशनी की एक लकीर। बहुत सुंदर। कभी कभी नन्ही सी एक उम्मीद, रोशनी की एक लकीर, चली आती है चुपके से तारीकी के दरमियां, दिल के एक गोशे में, और इससे पहले कि हरारत कुछ मिले दिल को,
फूल कोई खिले जी में, जगमगाहट देखूं मैं रोशनी की, वो लकीर बन के एक शोला सा राख कर देती है चुपके से खिरमने दिल को, हिला जाती है अंदर तक तूफानों में तन्हा एक पत्ते सा, कि मुस्तकबिल में फिर कभी रोशनी में जीने का हो न पाऊं खूगर मैं, कोई अरमान पालूं मैं पुर उम्मीद होने का, कोई इम्कान खोजूं मैं जिंदगी के जीने का, लेकिन फिर भी रोशनी ही बेहतर है, क्योंकि आरज़ुए जुस्तजुए रोशनी ही जिंदगी है। बहुत अच्छा सर आपने दिन बना दिया, और मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पर जो बैठे लोग हैं वो अलग अलग व्यवसाय से हैं, इनका सोच बहुत अलग है, इनका लिखने का तरीका बहुत अलग है, पर जो इन्हें जोड़ता है वो साहित्य है, और यहाँ पे अलग विचारों का जो सम्मेलन कर पाता है वो साहित्य है। तो सर बाय प्रोफेशन जो अपने एक्सपीरियंस से गेन कर पाए, उन्होंने उन्हें उकेड़ा है साहित्य में और बहुत ही खूबसूरत रचनाओं में पिरोया है। और सर थैंक यू सो मच कि आप इस तरह वो हमारे सामने ला रहे हैं, क्योंकि बहुत कम लोग इस चीज के लिए समय निकाल पाते हैं, उन भावनाओं को शब्दों में पिरो पाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि समाज में अगर अपनी भावनाओं को हम हृदय से नहीं पहुंचाएंगे तो लोग सुनना चाहते भी नहीं है कुछ, तो उनको माध्यम देना कि वो हमें सुने और हम उन्हें सुनाएं, ये मतलब मुझे उसके लिए बबीता जी को शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि ये जो इनकी मेहनत है सबको जोड़ के रखने की, सबको एक जगह लाने की, सब अपने अपने उन छोटे से कमरों में लिखते हैं, सहेज के रखते हैं, पर ये हैं जो लगी हुई हैं सबको मिलके उसे बताने में। तो थैंक यू सो मच बबीता जी। और मुझे इस जैसे यंग बच्चे अगर कुछ साहित्य में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो कि ये बाय प्रोफेशन इंजीनियर है, तो लगता है कि हमारे और समाज का और साहित्य का दोनों का भविष्य उज्जवल है, सेफ हाथ में है हमारा भविष्य, हमारा समाज। हमारे इतिहासकारों ने कहा है कि कलम में बहुत शक्ति है, जो तलवार ना कर पाई वो कलम ने कर दिखाया। तो और जो ये जनरेशन गैप है, जो कम्युनिकेशन गैप नहीं बनने दे, उसके लिए ये कोशिश बहुत अच्छी है। और अब मैं स्वागत करना चाहूंगी इसी प्रयास में एक और लगी हुई एक बहुत ही उत्तीर्ण कवित्री को, जिनका नाम है अनीता मिश्रा, जिन्होंने बहुत कम समय में अपने प्रयास से अपना एक मुकाम हासिल किया है। ये भावनाओं के लहरों में डूबती हैं और फिर मोती चुरा के लाती हैं शब्दों के। तो मैं चाहूंगी कि हमें फिर से कृतार्थ करें। बहुत धन्यवाद संयुक्ता जी। एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए मैम, ये जो आप नहीं जानते होंगे। ना हम बेटी ने दिया बेटी देगी, आप भी दीजिए। चलिए मैं ये जो सौभाग्य है मुझे इनका इंट्रोडक्शन देने का, क्योंकि मैं इनकी सौभाग्यपूर्ण रूप से बेटी भी हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इसमें सक्षम हूँ। तो इन्होंने अपने जीवन का जो शुरुआत किया वो टीचिंग लाइन से किया। शिक्षा देना ही मात्र इनका एक लक्ष्य नहीं था, ये था कि ज्योत जो ज्ञान की है वो हर घर में जले, क्योंकि भले ही पैसा ऊपर नीचे हो या मतलब संसाधन ऊपर नीचे हो, इंसान नहीं रुक सकता, लेकिन ज्ञान ना हो तो जरूर गति रुक जाती है। तो उसी लॉ के साथ इन्होंने शुरुआत की थी, उसे एक प्रोफेशन नहीं बनाया, उसे एक मुहिम बनाई, और इन्होंने 30 वर्ष से ज्यादा इस मुहिम में दिए। और उसी एक्सपीरियंस में जो उन्होंने भावनाओं के लहरों में डुबकी लगाई थी, जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया था, जो तकलीफ या जो खुशी इन्होंने महसूस की थी, फिर उन्होंने उनको लेखिका का रूप दिया। और इनकी 2 किताबें भी छपी हैं, यथार्थ और जीवन यात्रा, जिसमें इन्होंने अपने सभी भावनाओं को केर डाला है। और कई मंचों पे आप इन्हें देख सकते हैं, और जहां ये वाहवाही बटोरती हैं, आज फिर से इन्हें एक मंच दिया गया है जहां पे फिर से हमें इनकी एक खूबसूरत रचना सुनने का मौका मिलने जा रहा है। स्वागत है अनीता जी। बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। आप सबके बीच में आई हूँ, और मेरी बहन वंदना को भी धन्यवाद। और मैं कहीं पढ़ी थी, एक नर्सिंग होम में करीब 2 महीना से एक विधवा माँ की मतलब जो है सब पड़ा हुआ है, और विदेश फोन जा रहा है बेटे को, तो कहता है डॉक्टर को जितना पैसा लेना है लो, अभी मुझे फुर्सत नहीं है, सबको संभाल के रखो। तो मेरा हृदय छलनी हो गया। ये कविता वहीं से निकली है। शास्त्र में भी कहते हैं कि प्राण छोड़ने के बाद आत्मा को राह नहीं मिलता है, वो मुंह से निकल के और वो भ्रमित होती है। तो 4 कंधों पे अर्थी ले जाके आज जब अपने शरीर को जलती
जलते हुए देखती है आत्मा, तो उसे लगता है कि अब हमारा यहाँ हो गया काम, मोह टूटता है, वो अपन असुर लोक को आत्मा प्रस्थान करती है। लेकिन आधुनिक युग में इसे मतलब नजरअंदाज करते जा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है, खासकर जो जिनके बच्चे दूर विदेश रहते हैं और वो भूल ही जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, किस मिट्टी से आए हैं। तो उन्हीं के लिए कहता मैं देखी हूँ, देह देख आत्मा रोने लगी, छोड़ जाऊं कहाँ इस देह को। देह देख आत्मा रोने लगी, छोड़ जाऊं कहाँ इस देह को। जीवन भर स्नेह सींचती रही, कर्तव्यों में मैं पिसती रही, जोह रही हूँ राह, जोह रही हूँ राह, आज उसे आने को, जोह रही हूँ राज, आज उसे आने को। देह देख आत्मा रोने लगी, छोड़ जाऊं कहाँ इस देह को। मन भ्रमित था बन भ्रमर, मन भ्रमित था बन भ्रमर, जिसे सर्वस्व दिया जीवन भर, जिसे सर्वस्व दिया जीवन भर, फुर्सत नहीं उसे आज, आज फुर्सत नहीं है उसे, विदेश से आने को। आज फुर्सत नहीं है उसे, विदेश से आने को। देह देख रोने लगी आत्मा, देख देह रोने लगी आत्मा, छोड़ जाऊं कहाँ इस देह को। अपनों की भलाई के सिवा कुछ सूझा नहीं, निज संतति सिवा कोई दूजा नहीं, क्षण भर लगाना उसे, क्षण भर लगाना उसे, सब कुछ भुलाने को। देह देख आत्मा रोने लगी, छोड़ जाऊं कहाँ देह को। उंगली पकड़ जिसे चलती रही, राहों की कंटक हटाती रही, जग जग कर लोरी सुनाती रही, सब सुख सुविधा लुटाती रही, सब सुख सुविधा लुटाती रही। आज जरूरत नहीं है उसे, आज जरूरत नहीं है उसे, मेरा सब उठाने को। देह देख आत्मा रोने लगी, छोड़ जाऊं कहाँ देह को। छोड़ निज खुशी तप किसके लिए, आहो निसी जप किसके लिए, हर क्षण व्यस्त किसके लिए। आज राजी नहीं हो, आज राजी नहीं हो,
अंतिम विदाई पर आने को आज राजी नहीं हो। अंतिम विदाई पर आने को देह देख और आत्मा रोने लगी, छोड़ जाऊं कहाँ देह को। थक गया चिकित्सक फोन कर कर के, उसे झिझक नहीं बहाना गढ़ गढ़ के। डॉक्टर प्रयासरत है, डॉक्टर प्रयासरत है उसे बुलाने को। देह देख आत्मा रोने लगी, छोड़ जाऊं कहाँ देह को। मोह में मत फंसिए आप भी, मत करिए अपनों का जाप ही। मत करिए अपनों का जाप ही, नहीं तो तड़पते रह जाएंगे, नहीं तो तड़पते रह जाएंगे सुरधाम जाने को। देह देख आत्मा रोने लगी, छोड़ जाऊं कहाँ इस देह। बिल्कुल धन्यवाद। बहुत मार्मिक हाँ, कविता थी। और सब गमगीन हो गए, लगा कि सामने में आ गया वो पल। पर ये सोचने वाली बात है, बहुत दुख की बात है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, कि अगर एक शव भी इंतजार कर रहा है अपने अंतिम गति को जाने के लिए। पर खैर समय की इतनी गति बढ़ती जा रही है कि कभी कभी लगता है सब कुछ छूट जाएगा और कोई बस ये कहते छोड़ दो, थम जाओ, रुक जाओ, कुछ पल जी लो। उस हाथ के लिए इंतजार करते करते कई बार जिंदगी की लड़ी भी छूट जाती है। तो मुझे लगता है कि हमें हमारे बड़ों का आशीर्वाद हमेशा चाहिए। कहीं ये घमंड सा आ गया कि हम काफ़ी हैं, वो कभी होता नहीं है। हमें हमारे सभी लोगों का साथ हमेशा चाहिए और वो बनाए रखने के लिए ये साहित्य वो काम करता है जहाँ लोगों को जोड़ता है। और मैं इसी दिशा में स्वागत करना चाहूंगी हमारी एक और जुनूनी कलाकार को, क्योंकि इन्हें साहित्यकार एक बहुत बड़ा कलाकार है। इसलिए मैंने कलाकार इसलिए कहना चाहती हूँ कि मैं अभी इनकी कॉन्वर्जेशन सुन रही थी जिसमें कह रही थी कि मैं कोई किताब नहीं लिखूंगी मैं कोई किताब नहीं छपाऊंगी। इसलिए मैंने पहले कलाकार की वो संज्ञा दी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। जब हम लिखने लगते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक पल अगले पल ये लगता है कि हमारी किताबें छपनी चाहिए, लोग हमें जाने, लोग हमें सुने। पर ये लिखती हैं अपने दिल को रखने के लिए, और ऐसे ही लोग जुनूनी होते हैं। तो मैं उनका स्वागत करूंगी वंदना जी का, कि आप फिर से हमें अपनी रचनाओं से फिर से हमें खुश कर दीजिए। मेरा नाम वंदना है और मेरा पैशन भी सोशल वर्क है और प्रोफेशन भी सोशल वर्क है। और जैसा कि इन्होंने कहा, मैं अपनी भावनाओं को ही उकेरती हूँ। मुझे विधाओं का ज्ञान नहीं है, बस जो भाव आते हैं वो लिख देती हूँ। 4 पंक्तियों से अपना परिचय देना चाहूँगी, जो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ बनी रहे ये चीज़ें। हैवानियत हावी ना हो कभी, हैवानियत हावी ना हो कभी, स्वभाव रहे इंसानी। हैवानियत हावी ना हो कभी, स्वभाव रहे इंसानी। भले मैं दूर उस मिट्टी से, जन्म से हूँ मैं थिलानी। हैवानियत हावी ना हो कभी, स्वभाव रहे इंसानी। भले मैं दूर उस मिट्टी से, जन्म से हूँ मैं थिलानी। जाति नहीं कोई धर्म है मेरा, मैं हूँ हिंदुस्तानी। अभिमान जिसे छू ना पाया वो वंदना स्वाभिमानी। बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियाँ और, जैसा कि मैंने कहा, ज्ञान नहीं मुझे विधाओं का, जहाँ तक जानती हूँ मैं। ज्ञान नहीं मुझे विधाओं का, जहाँ तक जानती हूँ मैं।
भावना के समुंदर से शब्द को छानती हूँ मैं वक्ता कैसी हूँ ये तो अब आप ही जाने, मैं वक्ता कैसी हूँ ये तो अब आप ही जाने, गर्वित हूँ खुद को एक सच्ची श्रोता मानती हूँ मैं, गर्वित हूँ खुद को एक सच्ची श्रोता मानती हूँ मैं। अब मैं अपनी एक कविता सुनाती हूँ। थक गई मैं। कविता का नाम अभी है? थकना नहीं हाँ, सच में थकी हूँ। अभी थकना नहीं। नहीं, मैं अक्सर मोटिवेशनल ही लिखती हूँ, लेकिन हालांकि मैं आज एक अलग टाइप की भी पढ़ूंगी। पढ़िए पर मैं स्वागत है। पहले अपने ढूंढ रही हूँ छाँव अब थोड़ा, धूप में चलकर थक गई मैं। ढूंढ रही हूँ छाँव अब थोड़ा, धूप में चलकर थक गई मैं। अब मैं भी कुछ बोलना चाहूँ, सबकी सुनकर थक गई मैं। अब मैं भी कुछ कहना चाहूँ, सबकी सुनकर थक गई मैं। सहानुभूति भरी वो नजरें मुझको अब तो चुभने लगी है, सहानुभूति भरी वो नजरें मुझको अब वो चुभने लगी है। जननी हूँ मैं जग जननी की, जननी हूँ मैं जग जननी की, लोगों से कहकर थक गई मैं। हमारे समाज में अक्सर जिनको बेटियां होती है उनको सहानुभूति की नज़र से देखा जाता है, ये उस पर कटाक्ष करती है। बिल्कुल सही। जननी हूँ मैं जग जननी की, लोगों से कहकर थक गई मैं। अब मैं भी कुछ कहना चाहूँ, सबकी सुनकर थक गई। अब जी नहीं लगता इस बेरी से जकरे लोगों की भीड़ में, अब जी नहीं लगता इस बेरी से जकरे लोगों की भीड़ में। कभी नहीं बदलेंगे अपनी सोच, दुख में तड़प कर थक गई मैं। कहने को सब कहते हैं यहाँ लक्ष्मी होती है बेटियां घर की, कहने को सब कहते हैं यहाँ लक्ष्मी होती है बेटियां घर बिल्कुल होती की। है। दोबारा लक्ष्मी आने पर रंग उड़े चेहरे को पढ़कर थक गई मैं। अब मैं कुछ भी कहना चाहूँ, सबकी सुनकर थक गई मैं। फूलों के रंग रूप से दुनिया में माली का आंका जाता भाग्य। फूलों के रंग रूप से दुनिया में माली का आंका जाता भाग्य, कि उसको बेटा है तो भाग्यशाली है, उसको बेटी है तो अभाग्यशाली है। या फिर जो भी कहीं पे जिसको बेटियां हैं वो समझती हैं हमें बेटी है, मैं भाग्यशाली हूँ, उसको बेटा है तो वो अभाग्यशाली है। दोनों का रूप बराबर है, दोनों को बराबर का सम्मान चाहिए। फूलों के रंग रूप से दुनिया में माली का आंका जाता भाग्य, बगिया महकेगी किस फूल से, ताने अब सहकर थक गई मैं। बगिया में जो भी फूल खिले वो बगिया का वारिस होता है, बगिया में जो भी फूल खिले वो बगिया का वारिस होता है। समझा नहीं पाई ना समझों को, अकेले समझ कर थक गई। बिल्कुल सही। वाह। किसने रचा यह वेद है किस वेद में, किसने है रचा यह है किस वेद में, मुखाग्नि कौन लगाएगा। मेरी चिता गंगा को समर्पित, जीते जी जल कर थक गई मैं, जीते जी जल कर थक गई। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। अपन नाम का स्वाभिमानी लगे तो स्वाभिमान से अपन परिचय दै छथिन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसी में मतलब जब आपने ये कॉन्सेप्ट उठाई दिया है बराबरी का, तो मुझे लगता है कि बराबरी नहीं है और ये अंतर बहुत खूबसूरत है। औरत और आदमी के बीच का जो अंतर है वो बहुत खूबसूरत है। बराबरी की बात जहाँ आती है वो आती है अवसर में, अपॉर्चुनिटी में। बिल्कुल बिल्कुल। कि जरूरी नहीं कि बाहर जाने का जो जिम्मा है वो आदमी ने ही उठाया है और घर में खाना बनाने सिर्फ औरत के पक्ष में आया है। सही बात। अगर आदमी ने चुना है खाना बनाना तो उसे बनाने दो, और अगर औरत ने चुना है बाहर अपना नाम रोशन करना तो उसे वो भी करने दो। तो बराबरी सिर्फ चुनौतियों की है। हमारे समाज में, हमारे धर्म में औरत को हमेशा ऊपर माना गया, क्योंकि उसके जो जीवन की जो मतलब उसका जीवन जो जीना है उसमें उसे खुद को त्याग के किसी को संवारना है, तो आप बराबरी कर भी नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि लोगों की सोच को थोड़ा बदलने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। हमारी नजरों में सम्मान बराबर होना चाहिए। सम्मान बराबर हमें हमें जो ढांचा हमें मिला है, जो हमारे को ईश्वरीय, जिसपे हमारा कोई वश नहीं है, वो तो रहेगा अंतर, और वो हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए। वो खूबसूरत है। हाँ। क्योंकि हम में अगर शारीरिक शक्ति कम हो तो मानसिक शक्ति बहुत है।
पुरुष में अगर मानसिक शारीरिक शक्ति बहुत नेचर है तो बेईमानी नहीं मानसिक करता शक्ति। है, कुछ ना कुछ कंपनसेट कर देता है। एक और सुनाएंगे वरना जी। हाँ। तो इसी में हमें पहले से प्रोत्साहित कर चुकी है और अब आगे हम सुन रहे हैं फिर से वंदना जी से। हाँ, आज मैं कुछ लिखा तो है बहुत बार, लेकिन मैंने इस तरह का आप लोग जानती होंगी पढ़ा नहीं है कभी। तो आज मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। फुर्सत, ये उस पत्नी का है जब पति नहीं फुर्सत निकाल पाते हैं तो उनके मन में क्या क्या चलता है। सुबह सवेरे घर से निकल कर जाने कहाँ तुम जाते हो, सुबह सवेरे घर से निकल कर जाने कहाँ तुम जाते हो, देर रात तक कंप्यूटर पर नजरें अपनी घुमाते हो, देर रात तक कंप्यूटर पर नजरें अपनी घुमाते हो, तुम तो ऐसे नहीं थे साजन, तुम तो ऐसे नहीं थे साजन, जब आई थी तेरे नाल सनम, काम से फुर्सत हो गई हो तो पूछ लो मेरा हाल सनम, काम से फुर्सत हो गई हो तो पूछ लो मेरा हाल सनम, माना काम है बहुत जरूरी जीवन का खर्च चलाने को, माना काम है बहुत जरूरी जीवन का खर्च चलाने को, परिवार भला फिर जाए कहाँ पर दिल अपना बहलाने को, परिवार भला फिर जाए कहाँ दिल अपना बहलाने को, काम पे भेंट चढ़ा दिए तुमने, काम पे भेंट चढ़ा दिए तुमने, प्यार भरे कई साल सनम, काम से फुर्सत हो गई हो तो पूछ लो मेरा हाल सनम। अब जब उसका पति टालने लगता है तो बोलती है आगे, देखो नजरें यूं न चुराओ, प्रश्नों का दो तुम मेरे जवाब, देखो नजरें यूं न चुराओ, प्रश्नों का दो तुम मेरे जवाब, मैं हूँ तेरे भोजन की चटनी या फिर हड्डी फंसी कबाब, मैं हूँ तेरे भोजन की चटनी या फिर हड्डी फंसी कबाब, आज नहीं मैं फंसने वाली, आज नहीं मैं फंसने वाली, फेंको ना शब्दों के जाल सनम, काम से फुर्सत हो गई हो तो पूछ लो मेरा हाल सनम, घंटों बतियाते हो किससे हंसकर, ऐसा भी क्या काम है, घंटों बतियाते किससे हंसकर, ऐसा भी क्या काम है, सच में बता दो क्या है चक्कर, ऑफिस किसका नाम है, उसका जो नंबर है सेव तो उसको शक है उस पे, सच में बता दो क्या है चक्कर, ऑफिस किसका नाम है, दाल में कुछ काला है या फिर, दाल में कुछ काला है या फिर पूरी काली दाल सनम, काम से फुर्सत हो गई हो तो पूछ लो मेरा हाल सनम। बहुत सुंदर, बहुत मुझे लग रहा है कई पत्नियों के दिल का हाँ, हाल बता रही है। वीडियो सर आप तो बड़े स्माइल कर रहे थे, चटनी है या कबाब में हड्डी, कुछ टिप्पणी सर आप कैसा लगा सर? आप टिप्पणी दीजिए कुछ। नहीं ठीक है, अपने भाव है, धन्यवाद। अपने अनुभूति है, तो हम देखते ही हैं ऐसा। चीजें जितनी भी होती हैं वो सारी ही किसी न किसी बिंदु पर सही होती हैं। हाँ। ऐसा नहीं होता कि हर एक आदमी पर हर एक चीज लागू होती है, बिल्कुल। लेकिन अच्छा दूसरा ये होता है जीवन में कभी कोई चीज प्रभावी हो जाती, कभी बार नहीं होती। हाँ। सबके जीवन में यही है, सबके जीवन का हाल यही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छा। और जो हाल नहीं बता पाते तो साहित्यकार वही कमाल कर जाते हैं, उन्हें शब्दों में ला देते हैं। तो ये ऐसी चीज है कि कई पत्नियां कहना चाहती होंगी उनको वंदना जी ने एक लिरिक्स दे दिया है तो वो सुना सकती हैं। तो अब बहुत ही अच्छा लगा और मजा आया सुन के। और अब इसी के बीच में मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारी करता धरता सीएलएफ की डायरेक्टर हैं और इनके बहुत परिचय हैं। मैं चाहूंगी कि मैं थोड़ा समय लूं इनके बारे में बताने के लिए। मुझे मिले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि एक क्षण काफी होता है
जिसमें आपको पूरा उनका एहसास महसूस हो जाता है कि उनके जो संघर्ष है वो उनके ऑरा में दिखता है कि उन्होंने कितनी प्रबल मेहनत की और वो सामंजस्य बना के रखती हैं। वो मैं बहुत छोटी हूँ उनके समक्ष और उनसे मैं बहुत प्रभावित रहती हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखने का प्रयास करती हूँ। एक प्रोफेशन जो उनका है एडवोकेट का, उसके साथ साथ उन्होंने अपने साहित्य को अंदर कभी भी मरने नहीं दिया। ये तो एक बात है कि साहित्यकार हैं वो, लेकिन कई साहित्यकारों को जोड़ने में लगी हुई हैं और एक मंच प्रदान कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ वो एक बहुत ही नेक कार्य में लगी रहती हैं, जिन बुजुर्गों को लोग शायद अपने मुश्किलों में या अपने परेशानियों में इन्वॉल्व भी नहीं करते कि अब उनका जीवन वो जी चुके हैं और वहां पे अंत है, ये वहां पे शुरुआत लाने के प्रयास में है कि जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। तो बहुत जोरदार ताली से मैं चाहूंगी स्वागत करते हैं हमारे बबीता जी का, और मैं चाहूंगी कि वो अपनी रचनाओं से अपने अंदर के साहित्य को एक बार उकेरें और हमें भी सौभाग्य दें कि हम सुने। थैंक यू। पहले तो मैं साहित्यकार नहीं हूँ, आप लोगों को सुन के तुकबंदी करती हूँ, मैं साहित्यकार नहीं हूँ। और अभी तो आप लोगों को सुन के मैं भूल ही गई कि मैंने क्या लिखा था और कुछ ज्यादा ही तारीफ हो गई मेरी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मेरे पास अभी एक छोटी सी कविता है और इस कविता में मैं जो अपनी भावना है कि एक विद्यार्थी की भावना मैं वो सुनाना चाह रही हूँ। एक छोटी सी कविता है और विद्यार्थी में के जीवन की जो कहते हैं गोल्डन पीरियड होता है, गोल्डन एज होता है। लेकिन यहाँ पर जब छोटे होते हैं तो हमेशा कहा जाता है, रात को मैं देखती हूँ कि रात भर जग के विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्योंकि सब कुछ अच्छा होगा लाइफ में। लाख लाख खर्च करते माँ बाप भी एक सपने को परस्यू करते हुए, सपने का पीछा करते हुए कि अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे, अच्छी डिग्री होगी, अच्छी लाइफ मिलेगी। लेकिन वो दिन से दिन बढ़ता ही जाता है और लास्ट में उनकी जो बेचैनी होती है, इसी को मैंने नींद और सपने विद्यार्थी जीवन में थोड़ी सी तुकबंदी है मेरी। रात रात भर नींद गवाई सपनों की तलाश में, सपने खोजते आ पहुंचा मैं सपनों के बाजार में। लाख लाख में डिग्री खरीदी, हर डिग्री में सपने थे, सपने में थी सुकून की नींदें, पर सपने कब अपने थे। नींद गवा कर सपने खरीदे, जवानी बिकी उधार में, नींद खुली तो देखा कैसे बिक गया मैं बाजार में। ये बचपन और युवा अवस्था जो होती है वो हम कैरियर बनाने में ही लगा देते हैं कि कुछ अच्छी जिंदगी जिएंगे, लेकिन होता क्या है जब कुछ नहीं मिलता, हम एक मार्केट के हाथ में होते हैं, तो अंत में हम जो यही फील करते हैं, सपने मिले तो मैं खोया था, जाने किस व्यापार में, ले लो सपने दे दो नींदे, फिर पहुंचा बाजार में। वाह, बहुत सुंदर। बस मैं एक ही सुनाऊंगी। ये अब सबका परिचय दे रही है मैं, संयुक्ता जी का परिचय दे रही हूँ। पेशे से इंजीनियर हैं और लेकिन ये गजल काफी अच्छा लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं। संयुक्ता, आप अपने बारे में कुछ बताएं और गजल सुनाएं। पहले मैं इसको खोल लेती हूँ क्योंकि मैं लिखा करती थी, क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन तो घर में ही है, मेरी माताश्री हैं, तो लेकिन इसको मैंने कुछ खास तवज्जो दिया नहीं। पर कहते हैं कि जब आपको ऐसे फनकार मिल जाते हैं और वो पहचान लेते हैं तो फिर वो आपको छोड़ते नहीं है। तो मुझे लगता है सुनने वाले तवज्जो देंगे। मैं बहुत नसीबदार हूँ कि मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ, बहुत बड़े लोग हैं और इनसे मिलना ही मेरे सौभाग्य के लिए बहुत बात है। मैं संयोगिता हूँ और मैंने पहले मेडिकल सेक्टर चुना था, तो मैंने वहाँ डाइटिशियन का रोल निभाया। फिर उसके बाद मैं इंजीनियरिंग में स्विच कर गई, क्योंकि डेटा साइंस के प्रति मेरा थोड़ा रुझान जो था बढ़ गया वहाँ पे, क्योंकि एनालिसिस मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट हॉबी है, जहाँ मैं एनालाइज करती हूँ। और मैं हमेशा ये लाइन बोलती हूँ, मैं डेटा ही नहीं लोग भी एनालाइज करती हूँ। तो कहीं ना कहीं एक लेखक का भी एक क्वालिटी होता है एनालाइज करने का, जो उसे लेखक बनाता है। तो मैं ज्यादा तो खास नहीं लिखती, लेकिन मैंने कोशिश कर लेती हूँ। और मैं सर के सामने उर्दू में बोल रही हूँ तो मैं थोड़ा घबराई हूँ, तो सर माफ कीजिएगा अगर कहीं कोई गलती रहे, पर मैं सुनाती हूँ इसे। सपने ना देखो यारो, आंख भारी करते हैं, सपने ना देखो यारो, आंख भारी करते हैं, जब बोझ ना सह जाए इन सपनों का अश्रु बन बह लेते हैं, जब बोझ सहा ना जाए इन सपनों का अश्रु बन बह लेते हैं।
शायद सपने उतने कीमती ना हो जितने कीमत ये वक्त मांग लेगा। शायद सपने उतने कीमती ना हो जितनी कीमत ये वक्त मांग लेगा। बगावत करी है ना जिस किस्मत से वो तुम्हें ही जांच लेगा। बगावत करी है ना जिस किस्मत से वो तुम्हें ही जांच लेगा। अरे पगले जख्म का मरहम सपने नहीं होते। अरे पगले जख्म का मरहम सपने नहीं होते। जख्म और कुरेद लिए जाएंगे, बस फर्क इतना होगा तेरे चीखने पे तेरे सपने ही तोहमत लगाएंगे। हाली कर लेगा तू खुद को उन झूठे सच को पाने में। हाली कर लेगा तू खुद को उन झूठे सच को पाने में। जिंदगी देर नहीं लगाएगी तेरा नामो निशान मिटाने को। जिंदगी देर नहीं लगाएगी तेरा नामो निशान मिटाने को। वाह, बहुत किसी किस्म का रिश्ता ना बनाया कर बाहर वालों से। किसी किस्म का रिश्ता ना बना बाहर वालों से। पराए हैं पराए ही रहेंगे। पराए हैं पराए ही रहेंगे। होता क्या है कि इंसान जब बाहर निकलता है तो जाहिर सी बात है घर से प्यारा उसे बाहर लगता है, क्योंकि जो चीज मिली रहती है ना उसकी कदर नहीं रहती। हाँ, बिल्कुल सही। जब जो नई नई चीज मिलती है कदर बढ़ने लगती है। फिर एक बिंदु पर वो आ जाता है जब उसे एहसास होता है जो था वही बहुत प्यारा था, जिसके पीछे भाग गए वो मृतृष्णा सा था। तो उसी पे लिखा है कि किसी किस्म का रिश्ता ना बनाया कर बाहर वालों से। पराए हैं पराए ही रहेंगे, अपनी सहूलतों के हिसाब से तुम्हें तवज्जो देंगे। ये अगर फलक तक तुम्हें बिठाएं तो खुद को चांद ना समझ लेना। बहुत ये अगर फलक तक तुम्हें बिठाए तो खुद को चांद ना समझ लेना। और पैरों के नीचे दबाए तो खुद को मिट्टी में तब्दील ना कर लेना। जिंदगी का फलसफा कुछ ऐसा है तुम्हें खुद सा कहाँ रहने देगी। जिंदगी का फलसफा कुछ ऐसा है तुम्हें खुद सा कहाँ रहने देगी। जो तेरा ना है वो तेरा था ही कहाँ, पर जो तेरा है उसे भी तुझसे जुदा कर देगी। एक ऐसे मंजर पर आ जाओगे। एक ऐसे मंजर पर आ जाओगे कि अपने ही बंदों में अपने ही घर में तुम मुसाफिर हो जाओगे। क्या बात। तुम मुसाफिर हो जाओगे। बहुत वाह, अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। ये आजकल के जनरेशन का सच है। और आज के टाइम में जब बात संबंधों की करें तो उन्हें काफी सेक्शंस में बांट दिया गया है। जितने जनती लोग हैं वो जानेंगे इस बात को कि पहले के रिश्ते होते थे कि दोस्ती, प्यार और पति या पत्नी या प्रेमिका या प्रेम। लेकिन आजकल ब्रेड क्रम्बिंग, सिचुएशनशिप, प्लेटोनिकशिप, प्रेम के इतने कैटेगरी हो गए। इतने कैटेगरी हो गए हैं कि जब किसी से बात करते हैं तो खुद कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस भावना से गुजर रहे हैं। अगर मुस्कुरा के किसी से बात करते हैं तो ठहर जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं हम इसमें प्रभावित तो नहीं हो रहे। तो इसी से रिलेटेड मैंने एक लिखा है कि एक गलतफहमी किसी को हो जाती है कि प्यार कर बैठे हैं। किसी ने हम पे बड़ा प्यारा इल्जाम लगाया है कि चाहने लगे हैं हम उन्हें। किसी ने हम पे बड़ा प्यारा इल्जाम लगाया है कि चाहने लगे हैं हम उन्हें। ना हमने चीखा, ना चिल्लाया, ना इनकार करने की जहमत को उठाया। बस दिल से गुफ्तगू कर ली थोड़ी कि मामला सब ठीक है ना। बस दिल से गुफ्तगू कर ली थोड़ी कि मामला सब ठीक है ना। फिर से धड़कने की गुस्ताखी तो नहीं कर ली। याद है ना थमते थमते बचा है तू। याद है ना थमते थमते बचा है तू। फिर किसी को खुद में रखने की दुआ तो नहीं पढ़ ली। दिल हंसा और हंसा, जोर हंसा, फिर आहिस्ते आहिस्ते रो गया। दिल हंसा, जोर हंसा, फिर आहिस्ते आहिस्ते रो गया। ना जाने किन ख्यालों में खो गया। फिर चीख कर बोला मुझसे कि बता दे उस इल्जाम लगाने वाले को, कि बता दे उस इल्जाम लगाने वाले को कि इजाजत नहीं मुझे किसी का होने को। इजाजत नहीं मुझे किसी का होने को। सदियां लग जाएंगी इन जख्मों को भरने को। तब कहीं ये इल्जाम कबूल कर लेना। सदियां लग जाएंगी, पहले ही से इतना जख्मी है वो दिल, अब वो नया जख्म देने के लिए तैयार कहाँ से होगा। तो सदियां लग जाएंगी इन जख्मों को भरने को। तब कहीं ये इल्जाम कबूल कर लेना। किसी शख्स के लिए जिया नहीं, कम से कम वक्त मर ही लेना। किसी शख्स के लिए जिया नहीं, कम से कम वक्त मर लेना। फिर खुद ही दिल बोल पड़ा, अरे सुन छोड़ क्या बताएगा। अरे सुनना छोड़ क्या बताएगा। कौन सा फिर तू बाइज्जत बरी हो जाएगा। इल्जाम भले ही बेबुनियाद है,
इल्जाम भले ही बेबुनियाद है, कहाँ जिंदा तुम्हें कोई जज्बात है। इल्जाम भले ही बेबुनियाद है, कहाँ जिंदा तुम में कोई जज्बात है। इस बंजर दिल के कोरों को थोड़ा मृग तृष्णा ही दे देना। मृग तृष्णा तो यही होता है कि एक हिरन पानी सोच सोच के जाता रहता है और मिलता कभी नहीं है, तो क्यों ना इस बंजर दिल के कोरों को थोड़ा मृग तृष्णा ही दे देना। मुस्कुरा के ये इल्जाम तू कबूल कर लेना। मुस्कुरा के ये इल्जाम तू कबूल कर लेना। इतनी गंभीर लिखी है भाई। और ये बिल्कुल न्यू जनरेशन की जो है फीलिंग्स सोच वो बता रही है। और सही, ऐसा नहीं कि प्यार कम हो गया है, बस उसके तरीके बदल गए हैं, एक्सप्रेस करने के तरीके बदल गए हैं और इंसान समझ ही नहीं पाता है कि वो किन भावनाओं से गुजर रहा है। उसे बताने के लिए अलग कैंपेनिंग लगती है। ये कैंपेनिंग लगती है। सही बात है, यही सबसे बड़ा मुश्किल है। दुनिया को तो समझ लेते हैं, अपने आप को नहीं समझ पाते हैं हम। ऐसा मैं सुनती हूँ, कई लोग कहते हैं ना मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ, तो मुझे लगता है कि तो फिर क्यों जा रहे हो एक्सरे करवाने के लिए। मैं एक क्लास सुनाना चाहूंगी, ये सभी औरतों को समर्पित है और ये कविता है। अभी तक तो मैंने एक शायरी सुनाई थी, पर ये कविता है पता नहीं है कि अच्छा, आज पता चलेगा। ये कुछ लड़की की कहानी है जिसे बहुत धोखे में रखा जाता है। उसे बचपन से ये कहा जाता है कि तुम्हें इन इन चीजों के लिए ये करना है। पहले उसके दिमाग को कभी वो खुलापन नहीं मिलता कि उसे खुद सोचना है, और जैसे जैसे वक्त बीतता है, जैसे जैसे सच्चाई से टकराती है, तब तक वो इतनी जख्मी हो चुकी होती है कि वो कुछ कर नहीं पाती है। तो उसके लिए कि हजार सपनों को ले बंद आंखों में, खुशियां भरपूर ले हृदय की शाखों में, चलती थी आसमां में उड़ान भरने, सब कुछ पाना था, सब कर दिखाना था, कमर तोड़ निकल पड़ी पिता की शान बनने। हजारों सपनों को ले बंद आंखों में, उसके बचपन का है कि जब वो जुनून से उठती है ना, तो इस तरह उठती है कि हजार सपनों को ले बंद आंखों में, खुशियां भरपूर ले हृदय की शाखों में, चली थी आसमां में उड़ान भरने, सब कुछ पाना था, सब कर दिखाना था, निकल पड़ी पिता की शान बनने। क्योंकि पहला आदमी उसके जीवन का पिता ही होता है। कमर तोड़ मेहनत और लगन की चरम सीमा, कमर तोड़ मेहनत और लगन की चरम सीमा, थोड़ा समय ले रही हूँ। कमर तोड़ मेहनत और लगन की चरम सीमा, आंखों में जग जीतने का जुनून, मन में भक्ति माता पिता की निष्ठा शक्ति से परिपूर्ण, तेज ऐसा जो रहकर बंद पिंजरों में भी चौंधिया जाती आंखें सभी की, तेज ऐसा जो रहकर बंद पिंजरों में भी चौंधिया जाती आंखें सभी की, कोमल मन में भरकर अपार प्रेम सी दिखे मानो प्रत्यक्ष छवि रब की, कसमें खाता जग सारा जिसके ईमान की, जरूरत नहीं थी जिसे पवित्रता के प्रमाण की, दम रखती थी दुनिया को मुट्ठी में बंद करने की, वक्त नहीं लगता जिसे इतिहास पलट के रखने की, आज धराशायी पड़ी है किसी बंद दीवारों में, आज धराशायी पड़ी है किसी बंद दीवारों में, चल रही कांटे भरे राहों में, पैर में बेड़ियां है अपनों के मान की, धड़क रही है ज्वाला सीने में स्वाभिमान की, छन्नी है मन छन्नी है कदम, सपनों और ख्वाहिशों में कहाँ बचा है दम, उस निष्कलंक पर लग रहे हैं हजारों कलंक, हर दिन खुद से होती है उसकी जंग। पर सुनो क्रोधा अग्नि में झुलसती उसकी आत्मा ने कुछ तय किया है, उसके टूटे दिल ने उसे कानों में कुछ कहा है, उसे अपने चीरे विश्वास को फिर सीलना है, उसे एक बार फिर अपने आप से मिलना है, उसे जिसने उसका अस्तित्व छीना है, उसे बताना है, उसे अब खुद को जीना है। क्या बात है।